हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास 11th का यूनिट 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का डेफिनेशन, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, प्रमोटर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोफेशनल प्रमोटर्स, ओकेजनल प्रमोटर्स, इंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स एंड लास्ट फाइनेंशियल प्रमोटर्स। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया था रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के फंक्शंस क्या हैं और उसका वो कौन सा रोल प्ले करता है, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करना, ये हमारे प्रमोटर का काम होता है। अर्थात अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सोसाइटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसमें से जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, हम उसी अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सारे पोटेंशियल और स्किल को लगाएंगे, तभी जा कर के हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है क्या हम कोई नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं या हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? ये प्रमोटर आइडेंटिफाई करेगा। उसने आइडिया कंसीव कर लिया, अब उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो अपना काम परफॉर्म करेगा, उसी आइडिया को वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। तो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अब उसे पॉइंट नंबर 2 पे चेक करना होगा, दैट इज फिजिबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था, पॉइंट ए बी सी करके। पॉइंट नंबर ए में हम लोगों ने देखा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी होना चाहिए, ओके। जो रॉ मटेरियल अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लान बनाया है या हमारा आइडिया है, क्या हम उसको इंपोर्ट कर पाएंगे, क्या हम उसको अपने बिजनेस में लगा पाएंगे? अगर नहीं तो उसको ड्रॉप कर देना होगा या उस आइडिया को ड्रॉप कर देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी में बातें किए थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी में हमने देखा था फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। जितना हम सोच रहे हैं क्या उतना फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, तभी हम उस स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं है तो हमें उतना ही पैसे में काम करना होगा जितना फंड हमारे पास अवेलेबल है। पॉइंट नंबर सी में हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी भी इनबिल्ड कर दिया, ओके, देन हमने पॉइंट नंबर बी दैट इज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम लोगों ने चीज़ें लगाई है, क्या हमें उतना प्रॉफिट रिटर्न होगा या नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा है तो उस आइडिया को हमें ड्रॉप कर देना होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 से, दैट इज नेम अप्रूवल। द प्रमोटर्स हैव टू सेलेक्ट अ नेम। प्रमोटर को क्या करना है? एक नाम सेलेक्ट करना है। अगर बिजनेस करना है, कंपनी स्टार्ट करना है, कंपनी रन करना है, तो मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मार्केट में तो बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, मार्केट में तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अब ये जो है ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करके मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो उसका एक नाम होना चाहिए, कंपनी का एक आइडेंटिटी होना चाहिए, ओके, कंपनी का एक अलग पहचान होना चाहिए। हम अगर क्लास में इंटर करते हैं तो हर बच्चों का एक अपना अपना नाम है जिनसे हम उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं। उसी प्रकार कंपनी का भी एक अपना नाम होना जरूरी है। एंड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द ROC। ROC कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को रजिस्टर्ड करता है, ओके, जिसके अंदर या जिसके थ्रू कंपनी को रजिस्टर किया जाता है ऑफ द स्टेट, वो हर स्टेट में अवेलेबल होता है, ओके। आप जिस स्टेट में से बिलोंग करते हो और आपको अगर वहाँ कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको उसी स्टेट के ROC के पास जाकर के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी, और जब तक वो नाम पर अप्रूवल नहीं दे देता है तब तक आपका नाम अप्रूव नहीं होगा। Which are registered office of the company is to be situated for its approval।
ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी कंपनी का नाम अप्रूव करवाना है। तो किसके थ्रू हम अप्रूव करवाएंगे, हम आरओसी के थ्रू अप्रूव करवाएंगे। और जब हमारा आरओसी अप्रूव कर देगा तो हमारी कंपनी को एक नाम मिल जाएगा। प्रपोज नेम इज नॉट एक्सेप्टेड बट सम अल्टरनेटिव नेम मे बी अप्रूव्ड। ओके मान लेते हैं ए ने कंपनी स्टार्ट किया। ए एक व्यक्ति है, इसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कंपनी स्टार्ट करना चाहा। इसने एक कंपनी का अपना नाम सोच लिया। अब वो नाम लेकर के कहाँ गया, आरओसी के पास गया। ओके अब ये नाम जो ए ने सोचा, जरूरी नहीं कि यही नाम आरओसी भी उसे दे दे, है ना। आरओसी क्या कर सकता है, या तो सेम नाम दे सकता है या उसको वो अल्टरनेटिव नाम भी अप्रूव कर सकता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि ए जो नाम लेकर के जाएगा उसी नाम को अप्रूवल मिल जाएगा आरओसी के द्वारा। बट सम अल्टरनेट मे बी अप्रूव्ड। 3 नेम इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। अगर ए ने सोचा है कि नहीं, जो नाम मैंने सोचा है आरओसी भी उसे अप्रूवल कर दे, है ना, उसे भी आरओसी सेलेक्ट कर ले, तो ए क्या कर सकता है, एक नाम लेकर के नहीं जाएगा, वह 1 2 3 नाम लेकर के वो जाएगा आरओसी के पास। और आरओसी उन तीनों नाम में से किसी एक नाम को सेलेक्ट कर सकता है। ओके प्रायोरिटी आर गिवन इन द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब ए आरओसी के पास जाएगा और उसके पास 3 ऑप्शन रहेगा 1 2 और 3, वो तीनों नामों में से किसी एक नाम को आरओसी सेलेक्ट कर सकता है। तो ये प्रायोरिटी मिल रहा है किसे, उस प्रमोटर को, कि वो अपना कंपनी को अपना नाम दे सकता है। लेकिन उसमें भी आरओसी वेरीफाई करेगा क्या उस जैसा नाम किसी और कंपनी का तो नहीं है, सिमिलर नेम तो नहीं है। आरओसी तभी अप्रूवल देगा जब वो वेरीफाई कर लेगा कि जो नाम ए के द्वारा दिया गया है क्या वो पहले से चल रहा है, क्या उस नाम के जैसा किसी दूसरी की कंपनी भी है, या सिमिलर नेम तो नहीं है, नाम सेम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारा वेरीफाई करने के बाद आरओसी उस नाम पर अपना अप्रूवल देता है। ओके नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स। जितने भी प्रमोटर्स हैं उनको डिसाइड करना है किन के बारे में, मेंबर्स के बारे में। कंपनी स्टार्ट हो रही है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेंबर्स की आवश्यकता होगी जो मैनेजमेंट में रोल प्ले करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रोल प्ले करेंगे। हु विल बी साइनिंग द मोस्ट of the proposed company. Okay, usually the people signing memorandum of association are also the first director of the company. जो memorandum of association sign करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। जितने लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करेंगे उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो कहलाएंगे। ओके देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, लेकिन उनका एक रिटन कंसेंट होना चाहिए, लिखित रूप में अप्रूवल होना चाहिए टू एक्ट एज डायरेक्टर। जो ये रिटन कंसेंट देंगे कि मैं डायरेक्टर के रोल के लिए कैपेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है, तो एक रिटन कंसेंट होना चाहिए। अगर रिटन कंसेंट नहीं होगा तो हम किसी को भी उठा करके किसी का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका अप्रूवल नहीं लेंगे, कंसेंट नहीं लेंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो बाद में मना भी कर सकता है। लेकिन जब वो खुद रिटन कंसेंट देगा तो थोड़ा सा फिर उसको भी प्रॉब्लम होगा लास्ट में मना करने पर, या एक प्रोसीजर फॉलो अप किया जा सकता है, सो दैट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड टू टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर इन द कंपनी इज नेसेसरी। ओके तो ये सारा कुछ वो अपने रिटन कंसेंट में मेंशन करेगा। पॉइंट नंबर 5, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अब कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है जिसके थ्रू हमारी कंपनी रन करेगी या जिसके हेल्प के द्वारा हमारा कंपनी चलेगा। Certain professionals such as mercantile bankers, auditor, etc. are appointed by the promoters. Okay?
यो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? प्रमोटर्स के द्वारा किए जाएंगे टू असिस्ट देम इन द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं वो काम परफेक्टली हो, अच्छे तरीके से पूरा हो, तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं जो वो काम अच्छे से कर पाए, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने वो काम लंबे समय से किया हो या वो कर रहे हो, तो उनके थ्रू जो हमें एक सजेशन प्रोवाइड होगा वो हमारे लिए बेनिफिट का काम करेगा। वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो असिस्ट देम इन द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो हमें आरओसी के पास जमा करना होता है कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज। जो किसके पास हमें सबमिट करना होगा? आरओसी के पास सबमिट करना होगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका नाम, ओके, उनका एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलाउटेड, और उनको कितना शेयर्स अलाउड किया गया है। तो ये हमें किसके पास जमा करना होगा? तो आरओसी के पास जमा करना होगा। The number of shares allotted to each is submitted to the registrar in the statement called return of allotment. Okay. Next point number 6, preparation of necessary document. अब कुछ important documents हैं जो अगर हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं, लीगली हमें अप्रूवल मिल जाए, हम लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, वो पेपर हमें जमा करना होगा। द प्रमोटर टेक्स अप द स्टेप टू प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट विच हैव टू बी सबमिटेड अंडर द लॉ टू आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड। अब प्रमोटर को कंपनी को रजिस्टर्ड करना है तो वो रजिस्टर्ड करने के लिए किसके पास जाएगा? वो जाएगा आरओसी के पास। और जब वो आरओसी के पास जाएगा तो उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेपर्स होने चाहिए, जिसको वेरीफाई करके हमारा आरओसी उसे रजिस्टर्ड कर सकता है। वो पेपर कौन कौन से हो सकते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। ओके, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका कंसेंट लेटर हमें जमा करना होगा। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो जितने भी हमने पॉइंट्स मेंशन किए वो वहाँ मेंशन होगा। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो प्रमोटर को जमा करना होगा किसके पास? आरओसी के पास। नेक्स्ट वी हैव इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अब वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी आवश्यकता होती है आरओसी के पास, जो एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रमोटर को सबमिट करना होता है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ओके, इट इज़ द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। हम बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का क्या है? चार्टर है या कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान भी बोल सकते हैं ना। चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम मेंशन करते हैं कि कंपनी को इस्टेब्लिश करने का जो उद्देश्य है वो क्या है ना। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा कि ये किस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, इसका मकसद क्या है। अगर किसी कंपनी को स्टार्ट किया है तो उसका एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे objective of the company. No company can legally undertake activities that are not contained in memorandum of association.
कोई भी कंपनी वो काम नहीं कर सकता जो काम मेंशन नहीं हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ओके, कंपनी केवल वही काम परफॉर्म करेगा जो लिखा गया हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्यों? इट इज़ द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का चार्टर है, और कॉन्स्टिट्यूशन में या चार्टर में हम वही चीज़ मेंशन करते हैं जो हम करने वाले हैं, या हम वो चीज़ मेंशन करेंगे अगर हमने कर लिया तो इसके अगेंस्ट में हमें कितना लॉस होगा या लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो इट लेड ऑन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्या चीज़ को लेड ऑन करता है? हम बोल सकते हैं पावर को, ओके, ऑब्जेक्टिव को ये लेड ऑन करता है। और इसमें जो मेंशन होता है वो क्या? पावर एंड ऑब्जेक्टिव। और ये भी मेंशन करता है कि जितने भी कंपनी के काम होंगे या कंपनी जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो उस क्राइटेरिया के बियॉन्ड जा कर के नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसी के अंदर सारा काम करना है। अगर वो इसके बाहर जाएगा तो वो उसको क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, तोड़ दे रहा है। तो पावर, ऑब्जेक्टिव और क्या काम हमें परफॉर्म करना है, शेयर होल्डर्स का क्या है, जितने कंपनी के मेंबर्स हैं उनका काम क्या, उनको क्या पावर दिया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा कुछ हम कहाँ देखते हैं? तो ये सारा कुछ हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंटेन्ड होता है, इसमें मेंशन होता है। The basic purpose of the memorandum of association of a company is to enable its shareholders, creditors and other to know its power, objects and permitted range of the activities. Very important. Permitted range of activities कहने का ये मतलब है कि जो एरिया उसको दिया गया, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है तो कंपनी का ये एरिया है, अगर हम अपना पावर दिखाएंगे तो इसी एरिया में दिखाएंगे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का घर है, ए का घर है, तो ए का घर उसकी चारों तरफ क्या है? बाउंड्री है। तो ए का जब भी कोई भी मन करेगा कुछ एक्टिविटी करने का तो वो इसी बाउंड्री के अंदर वो परफॉर्म करेगा, वो बगल वाले के यहाँ नहीं जाएगा, वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। उसको परमिशन कहाँ का मिला है? बस इसी बाउंड्री के अंदर का मिला है। उसी प्रकार हमारा जो शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स हैं, उनके जो रेंज होंगे क्या होंगे, उनको पावर क्या दिया जाएगा, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस। अब कुछ क्लॉज होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है। फर्स्ट, द नेम क्लॉज। पहला क्या है? नेम क्लॉज है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी। यहां पर ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये क्या कंटेन करेगा? ये कंपनी का नाम कंटेन करेगा। किसी कंपनी को अगर हमें जानना है तो उसको नाम से जानेंगे ना, है ना। विच हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव बाय द आरओसी। जो किसके द्वारा अप्रूवल हमें मिला था? आरओसी के द्वारा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा। नाम किसने सेलेक्ट किया था? तो प्रमोटर ने सेलेक्ट किया था। उसने 3 नाम दिया, 3 नाम में से किसी एक नाम को अप्रूव किसने किया? आरओसी ने किया, या वो अपने साइड से कोई नाम दे सकता है कंपनी के लिए। तो बेसिकली जो नाम मिला है वो किसके द्वारा मिला है? आरओसी के द्वारा मिला है। पॉइंट नंबर बी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट। ये क्या कंटेन करता है? स्टेट का नाम कंटेन करता है। ओके, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है तो हम किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास जाएंगे। तो हर स्टेट में एक अपना आरओसी होता है जो उस स्टेट में जितनी कंपनीज होती हैं वो उनको रजिस्टर्ड करता है या उनको नाम का अप्रूवल देता है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जाकर के आरओसी के पास सबमिट किए जाते हैं। इट कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ओके, द एग्जैक्ट एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ज़रूरी नहीं कि हम एक अब हमने दे दिया कि कौन से स्टेट में है और वहाँ के कैपिटल का नाम दे दिया। ओके, अब ये इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक एक एड्रेस वहाँ पर हम मेंशन करें, एक एक पॉइंट मेंशन करें। अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। नॉट रिक्वायर्ड बट द सेम मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days
of the incorporation of the company. Okay, next point number C, object clause. It defines the purpose for which the company is formed. ऑब्जेक्ट क्लाउज में ये हमें डिफाइन करना होगा कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी को इस्टेब्लिश क्यों किया गया है, कंपनी क्या कोई नया प्रोडक्ट बनाने वाला है, कंपनी क्या कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, कंपनी का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ द कंपनी मेंशन करना है कहाँ, ऑब्जेक्ट क्लाउज में। ओके, a company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the object stated in this clause. कंपनी बिल्कुल भी वो काम करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा या उसको फोर्स नहीं किया जाएगा जो चीज़ ऑब्जेक्ट क्लाउज में मेंशन नहीं हो। कंपनी वही काम परफॉर्म करेगा जो चीज़ यहाँ पर मेंशन होगा। ओके, जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो पर्पस है, केवल वो उसी काम को पूरा करेगा, वो काम वो बिल्कुल नहीं करेगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर डी, लायबिलिटी क्लाउज। दीज क्लाउज लिमिट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ओके, ये लायबिलिटी क्लाउज है तो यहाँ पर क्या मेंशन होगा, लायबिलिटी के बारे में मेंशन होगा। तो लायबिलिटी लिमिट्स this clause limit the liability of the member to the amount unpaid on the shares owned by them. Okay, next, capital clause. This clause specify the maximum capital which the company will be raised, authorized to be raised through the issue of share. कितना वो authorized capital raise कर सकता है वो कहाँ mention होगा, capital clause में mention होगा। The authorized share capital of the proposed company along with its division into the number of shares having a fixed face value is specified. ओके, तो कितना कंपनी कितना कैपिटल रेज करेगा वो सारा कहाँ मेंशन हमें मिलेगा, वो सारा हमें मेंशन मिलेगा कैपिटल क्लाउज में। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, दे आर द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट। यहाँ भी हम क्या देख सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं, लेकिन वो रूल कौन सा होगा, इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोगों ने देखा जो एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ डील करता है वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी यहाँ पर रूल्स बन रहा है, रेगुलेशंस बनाए जा रही हैं, लेकिन वो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। कंपनी के अंदर जितने भी स्टाफ्स होंगे, जितना वो काम परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो ये सारा कुछ हम कहाँ देख पाएंगे, ये सारा कुछ हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देख पाएंगे। ओके, दे डिफाइन द राइट्स, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या डिफाइन हो रहा है, यहाँ भी पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ भी हम पावर को डिफाइन कर रहे हैं, राइट्स को डिफाइन कर रहे हैं, ड्यूटीज को डिफाइन कर रहे हैं ऑफ द मैनेजमेंट, वो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके, दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये क्या है, सब्सिडरी की तरह काम कर रहा है। ओके, and hence should not contradict or exceed anything stated in the memorandum of association। जितनी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, जितनी चीज़ों का वर्णन किया गया है, कभी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उससे आगे नहीं काम करेगा। ओके, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का एक क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो जब भी काम करेगा वो इस बाउंड्री के अंदर काम करेगा, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एक बाउंड्री मान लेते हैं जिसने डिफाइन कर दिया क्राइटेरिया को। ओके, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब भी काम करेगा वो इसके अंदर ही काम करेगा,
वो इसको क्रॉस नहीं करेगा। जितने भी पावर्स, राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बातें होंगी वो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, या एक नया ऑब्जेक्टिव वो क्रिएट नहीं कर सकता, या कोई नए ऑब्जेक्टिव को वो डिफाइन नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा इंटरनल मैनेजमेंट के थ्रू। According to Section 2, Clause 5 of the Companies Act 2013, article means article of association of a company as originally framed or as altered from time to time applied in the pursuance of any previous company law or of this act। कहा गया है कि कंपनी में जितने भी चेंजेस हो सकते हैं वो 2013 के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट में हम फेरबदल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओके, a written consent of each person named as the director is required to confirming that they agree to act in the capacity and undertake to buy and pay for qualification share। हमने बात कर लिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, हमने बात कर लिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसके अलावा जो एक पेपर होता है वो है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा एक रिटन कंसेंट हमें चाहिए होगा, जो हम किसके पास जमा करेंगे, आरओसी के पास जमा करेंगे। ओके, उसमें वो क्या मेंशन करेंगे, वो कंफर्म करेंगे कि हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, हम एग्री करते हैं, है ना। कंसेंट लेटर में तो डायरेक्टर्स जो होंगे वो यही मेंशन करेंगे कि हम मेंशन करते हैं या अपना अप्रूवल देते हैं कि ये सारा कुछ हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या बोला इसने, द एग्रीमेंट विच द कंपनी इंटर्स विथ इंडिविजुअल एज द डायरेक्टर और द होल टाइम डायरेक्टर। एक इंडिविजुअल के साथ, डायरेक्टर के साथ या होल टाइम डायरेक्टर्स के साथ और मैनेजर इन इज अनदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। ये भी एक अलग डॉक्यूमेंट है जो किसके पास जमा करना है, आरओसी के पास जमा करना है। फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, जो कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए अनिवार्य होगा वो पेपर ये है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, a declaration stating that all the legal requirement pertaining to the registration has been compiled। ओके, जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट था, प्रोसीजर था, वो सारा प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया गया है एंड विथ इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। और किसके पास सबमिट किया गया है, रजिस्ट्रार के पास, विथ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। कंपनी को एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में ये मेंशन करना होगा कि अबव रिक्वायरमेंट जो था, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स और जितने पेपर्स है वो सारा का सारा पेपर हमने आरओसी के पास जमा कर दिया है। वो जो लेटर कहलाएगा वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में ये मेंशन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। ओके, नेसेसरी फी हैज टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को रजिस्ट्रेट करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है और ये क्या है, नेसेसरी है, अनिवार्य है फीस देना। अगर हम आरओसी के पास जा रहे हैं, आरओसी के पास जाकर के हम अपनी कंपनी को क्या करवाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर हमें एक फ़ी पे करना होगा, अमाउंट पे करना होगा जो नेसेसरी है। ओके,
अब कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा किस कंपनी को, वो वैरी करेगा। द अमाउंट ऑफ सच फीस शैल बी डिपेंड, वो डिपेंड करेगा, जो हमारा फी है वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये जो फी हम पे करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आरओसी है वो उसे फी लेगा। ओके, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 क्लियर है। थैंक यू।